नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हम लोग जनवरी मंथ में फर्स्ट वीक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 जनवरी तक हम लोग न्यूज एनालिसिस करेंगे। पीआईबी न्यूज एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप लोगों के मन में जो है वो बार-बार क्वेश्चनिंग आती होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे सेशन लेट क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप लोग इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो ये सेशन आपको बहुत कुछ देके जाएगा। पीआईबी न्यूज एनालिसिस एक ऐसी चीज है इसमें प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे और कम से कम आप लोग को ये न्यूज़ तो जो है समझ आ ही जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। खास तौर पर अगर हम लोग जब मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपके आंसर को थोड़ा एनरिच करने के लिए, उसमें कंटेंट ऐड करने के लिए पीआईबी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग जिस तरीके से न्यूज़ को कवर करते हैं वो हमारी वीकली न्यूज़ होती है और 1 से लेकर 7 जनवरी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बस थोड़ा-सा इसमें ये ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं, तो आपको एक न्यूज़ का एसेंस दे दिया जाता है। उस बेसिस पर आप लोग जो है वो आंसर राइटिंग खुद करें। सेल्फ जो है, वो हमेशा आपको जब भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं आप लोग, तो जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। इसलिए आप इस पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस को एक बेस बनाएँ और इसके बेसिस पे ही आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, जैसे ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो है यूपीएससी में देखते होंगे कौन-कौन से स्टेटमेंट ठीक है, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। चाहे हम लोग स्टेट पीसीएस की बात करें, वहाँ पर भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक़्त ज़ाया किए पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस को, जिसमें 1 से लेकर 7 जनवरी तक हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 0 टू 1, इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन लेक्चर जो हैं, उनके नोटिफ़िकेशंस भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आज वो कौन से टॉपिक हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे? जैसे 2022 के अंदर इंडियन रुपी फेल 10% अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन 2022। 2022 में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन रुपी जो है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10% तक गिर गया। और हम लोग आखिरकार ये काउंट कैसे करते हैं कि रुपए के अंदर इतनी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे दक्षिण एशियाई ब्लैक कार्बन एरोसोल जो है वो तिब्बती पठार पर जितने भी ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, इनके बड़े पैमाने पर नुकसान को बढ़ाते हैं। किस तरीके से इन्होंने इसको इफेक्ट किया है वो हम लोग जानेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी जो है इसको सही ठहराया, क्या थी चुनौती और वाकई में नोटबंदी हमारे लिए कितना फायदेमंद था, उस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन जाए कि डीमोनेटाइजेशन के लिए पूछिए कि ऐसे पूरे विश्व में कौन-कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन कम समय में किया और उनको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। उसको कंपेयर करेंगे हम लोग इंडिया के साथ में। सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे ऑन एमपी एमएलएस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। 50 इयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और हाई पावर्ड कमिटी फॉर लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो कि 5 अगस्त 2019 को उनको डिक्लेयर किया गया था, रिमूव किया गया था आर्टिकल 370 को, और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किए गए थे। चलिए बात करते हैं कि 2022 में ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण इंडियन रुपीस अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10% जो है वो गिर गया है। गिरने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी नजरों से गिर जाना। बेसिकली ये है कि रुपए की वैल्यू जो है, मतलब हमारे पास में, या फिर हम लोग कहें कि रुपए के अंदर हम लोग कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। रुपए जो है उसकी वैल्यू का कम होने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर इंपोर्ट जो है वो भी थोड़ा कम हो पा रहा है, आ पा रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। बहुत सारे डायमेंशंस हैं, फैक्टर हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि 2022 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए लगभग जो है वो 10% गिर चुका है। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी व्हेन कंपेयर्ड विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। जब भी हम लोग दूसरे देशों के साथ में कंपेयर करते हैं तो भारतीय मुद्रा जो है वो अभी थोड़ा डेप्रिसिएशन के अंदर है, थोड़ा कम तर जो है इंडियन रुपीस को आंक रहे हैं, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू डॉलर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसमें लगभग 10% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, जो कि अब के सबसे निचले स्तर पर है। अभी $1 बराबर 83 रुपीज जो है, 3 पॉइंट, ये जो है रुपीस अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। अभी थोड़ा और जो है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज मतलब रुपए और थोड़ा सा गिर गया है। तो रुपए की तुलना में अगर चाइनीज को हम लोग देखें, युआन,
फिलीपींस का रुपया में लगभग 9% की गिरावट दर्ज की गई और दक्षिण कोरियाई जो है वॉन के अंदर और मलेशियाई रिंगिट जो है इसके अंदर भी 6% की गिरावट जो है वो देखी गई थी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को करेंसी को देखने को मिल ही रहा है कि चाइनीज जो है वो तो युआन है, फिलीपींस का पैसो है, इंडोनेशिया का क्या है, रुपया है, और फिर इसके साथ में साउथ कोरिया इसका वॉन है, मलेशिया का रिंगिट है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए किस देश की कौन सी करेंसी है, आपको यहां से जो है डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन आ सकता है। फिर यूएस फेड ने मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई में आक्रामक रूप से ब्याज दरें जो है 2022 में 425 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ाई थी, जिससे अमेरिका और भारत के बीच ब्याज दर में काफी अंतर जो है डिफरेंस क्रिएट हो गया था। इस लाइन को समझिए कि यूएस फेड यानी कि यूएस की एजेंसी है उसने एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दी। जैसे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया उसमें भारतीय रुपए जो है इसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस काफी कम था। तो जब भी हम लोग अगर इंटरेस्ट को पे करते तो हमको ज्यादा जो है इंडियन रुपीस में पे करना पड़ता। इससे क्या हुआ कि हमारा इंडियन रुपीस जो है उसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होने लगी, क्योंकि डॉलर अगर हमारे देश में आता है तो उसके मुकाबले पैसा ज्यादा हमारे देश से जा रहा है। As a result, investors pull out money from the domestic market and started investing in the US market. अब क्या हुआ, इंडियन जो मार्केट है शेयर मार्केट वहां से जितने भी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी पैसा जो है निकाल लिया और यूएस की मार्केट में वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इससे बेनिफिट किसको हुआ, यूएस मार्केट को, इसको इससे जो है ज्यादा बेनिफिट हुआ। अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखें तो जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं एफपीआई हैं, इन्होंने लगभग 1.34 लाख करोड़ जो है वो इंडियन मार्केट से पुल आउट कर लिए और उसके बाद में इंडियन रुपीस पर प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो गया, जिसके कारण इंडियन रुपीस की वैल्यू जो है वो डाउन होने लगी। दूसरा कारण है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ एफपीआई निकासी को बढ़ा दिया है, जिससे अंतर्वाह कठिन हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि रशियन और यूक्रेन के बीच में जो इन्वेजन चल रहा है इसने क्या किया कि एफपीआई विड्रॉ को और बढ़ा दिया, इसने इसको पिन आउट किया। तो अब क्या हुआ कि इंडियन रुपीस जो था उसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होने लगी और जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो इंडियन मार्केट से निकलकर कहां चले गए, यूएस मार्केट में या यूरोपियन मार्केट के अंदर वो चले गए। इससे रुपीस का जो फ्लो था वो कम हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए की रक्षा के लिए विदेशी मुद्रा, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, इसमें भारी जो है वो हस्तक्षेप भी हुआ। अब इंडिया के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भारी कमी जो है दर्ज की गई। अब फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास में आया कैसे, देखिए फॉरेक्स रिजर्व आने के बहुत सारे तरीके हैं, मेनली 5 जो है वो तरीके काउंट किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे डॉलर जो है वो इंडिया के अंदर आता है। आप लोग को एक एग्जांपल यहां से जरूर याद होगा कि रशियन जो फेडरेशन है वहां से हमने तो जो है ऑयल को इंपोर्ट किया था। तो जब ऑयल को इंपोर्ट किया तो रशिया के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग जो है रुपीस के अंदर ही पेमेंट कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉलर में पेमेंट करें, क्योंकि रशिया भी चाहता है कि कहीं ना कहीं डॉलर की वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं कम हो जाए। और इसीलिए उसने क्या किया कि रुपीस के अंदर क्या जो है इंडिया का जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि बाद में अगर रशिया से भी यानी कि हम लोग कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, तो रशिया भी जो है वो अपनी करेंसी के अंदर इसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके। अब क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप 2022 की शुरुआत से देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 बिलियन डॉलर जो है उतना गिर गया। हालांकि केंद्रीय बैंक अब फिर से अपने भंडार का निर्माण करना शुरू कर रहा है और यह अनिश्चितता के समय बफर के रूप में जो है वो कार्य करेगा। अब बहुत सारे इंपैक्ट हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है इसमें कम ज्यादा हुआ, हायर डिमांड जो है इंक्रीज हुई, लेकिन इससे इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट हुआ इंडस्ट्रीज के ऊपर, इंपैक्ट हुआ स्टॉक मार्केट के ऊपर, फ्यूल स्टॉक के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फ्यूल जो है वो इतना मेजर कंस्टेंट है कि जो भी आम व्यक्ति हैं वो फ्यूल की प्राइसेस से बहुत ज्यादा क्या करता है, अपने आप को जो है कंपेयर करता है, उसके साथ में एक अटैचमेंट जो है वो रखता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। साउथ एशियन ब्लैक कार्बन एरोसोल्स इंक्रीज ग्लेशियल मास लॉस ओवर द तिब्बतन प्लेटू। देखिए तिब्बतन प्लेटू जो है वो आपको पता है कि जब मानसून आता है तो मानसून को आने के लिए सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो तिब्बतन प्लेटू करता है। लेकिन अब जब बड़े पैमाने पर वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं उनको जब नुकसान पहुंचेगा तो हो सकता है कि जो एनवायरमेंटल साइकिल है उस पर भी इफेक्ट पड़े, और पड़ेगा भी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बात करेंगे कॉन्स्टेंट की, अबाउट ब्लैक कार्बन की हम लोग बात करेंगे, फिर जो है एरोसोल्स की हम लोग बात करेंगे।
तो रिसेंटली एक स्टडी की गई जिसमें यह पाया गया कि दक्षिण एशियाई मानसून क्षेत्र से लंबी दूरी के जलवाष्प परिवहन को बदलकर ब्लैक कार्बन एरोसोल ने अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली जो है वो तिब्बत के प्लेटो को काफी ज्यादा इफेक्ट पहुंचाया है। ठीक है, क्या हुआ, रिसेंटली एक स्टडी जो है वो करवाई गई जिसमें साउथ एशियन जो रीजन है उसमें मानसून के पैटर्न को फॉलो किया गया। जब मानसून के पैटर्न को फॉलो किया तो ये पता लगा कि बेसिकली तिब्बतन प्लेटू जो है उसमें जो ग्लेशियर्स है उनके पिघलने की दर या फिर उनके बनने की जो एक रेट है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो देखी गई। और इसका सीधा सीधा कारण था वहां पर ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन एरोसोल्स होते क्या हैं कि ब्लैक कार्बन की वो एक कंटेंट जो कि एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली जो है वो मूव करती है और जिसके कारण मौसम के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, मतलब टेम्परेचर वो कंट्रोल करने लग जाते हैं। तिब्बत पठार से सटे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दुनिया में ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को जो है उच्चतम स्तर है। ब्लैक कार्बन मतलब आप देखिए कि जितना भी गाड़ियों से धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसमें भी कार्बन कंस्टेंट है। CO2 जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसमें भी कार्बन कंटेंट जो है कंस्टेंट है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कार्बन की मात्रा बढ़ने लग जाती है और इससे पृथ्वी का वायुमंडल का जो तापमान है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। ब्लैक कार्बन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, ध्यान रखना, शॉर्ट लिव्ड जो है क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है जो वातावरण में रिलीज होने के कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक जो है वो रहता है। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, अन्य जो है अधूरे दहन, जैसे मान लीजिए कंबशन हो रहा है तो उसमें रिमेनिंग इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन चाहे हमारे इंजन का ही क्यों ना हो, चाहे हम लोग लकड़ी जला रहे हैं उसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो ब्लैक कार्बन जो है उसको इफेक्ट करता है और एफिशिएंसी पर काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अब इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लग जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा। देखिए बेसिकली ये जो एरोसोल्स है वो पृथ्वी से यानी कि अर्थ से कुछ ऊपर दूरी के ऊपर जो है एक लेयर क्रिएट कर देते हैं और वो लेयर क्या काम करती है कि अर्थ के ऊपर जो सनरेज आती हैं उनको आने तो देती हैं लेकिन वापस जो है उसको जाने नहीं देती। इसलिए पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज होने लगता है और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एशियन ब्राउन क्लाउड जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन, धूल, अन्य जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके कारण बन जाते हैं और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं। फिर इससे क्या होगा, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर्स की हम लोग बात करें जहां से गंगा नदी निकलती है, तो 1996 और 1999 के बीच 850 मीटर जो है पीछे हट गया है, मतलब जो स्नो लाइन होती है वो 850 मीटर पीछे हट गई है, कम हो गई है। इससे इफेक्ट ये हुआ कि ग्लेशियर जो है वो उनका पिघलना शुरू हो गया। तो ब्लैक कार्बन इंपैक्ट ऑन ग्लेशियर, शॉर्ट टर्म क्या है, रिसीडिंग ग्राउंड वाटर डाउनस्ट्रीम, मतलब थोड़ा पानी जो है वो कम हो जाता है या हम लोग कहें कि अचानक से कभी बार बढ़ भी जाता है। ठीक है, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि ब्लैक कार्बन के इंपैक्ट के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन आगे का रास्ता क्या है, क्या हम लोग इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो देखिए ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे ईंधन जो कैपेसिटी है उसके मानकों को बढ़ाना, डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देना, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पर आक्रामक रूप से अंकुश लगाना, ये हमारे आगे के फॉरवर्ड हो सकते हैं। हम ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाएं जिसमें ब्लैक कार्बन जो है वो कम से कम रिलीज हो। ठीक है, इन संसाधनों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग जो है यानी कि रीजनल जो कॉर्पोरेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो इसके अंदर लाभ देगा। मतलब साउथ एशियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज है अगर वो आपस में बैठकर अगर इस ब्लैक कार्बन के ऊपर देखें कि कम से कम रिलीज होना चाहिए, तब जो है आगे का रास्ता इसके लिए निकल सकता है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया। क्या थी चुनौती, क्या नोटबंदी वाकई में सही थी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा दिया है सही तो बिल्कुल सही है। डीमोनेटाइजेशन जो है बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्लैक मनी है, अब किसी ने हजार हजार के नोट जो है वो घर में इकट्ठे कर रखे हैं और करोड़ों रुपए उसके पड़ा है। हाँ, यहां पर एक बात ध्यान रखिए, जो मैंगो पीपल है यानी कि जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसको भारी नुकसान हुआ था क्योंकि उसकी 2 लाख की 3 लाख की जो जमा पूंजी थी वो सब खराब हो गई। जब वो बैंक में गया तो बैंक वाले ने पूछना शुरू कर दिया कहां से लेके आए, जबकि उसने जो है अपनी पॉकेट मनी को कैसे भी करके मैनेज किया और 2-3 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए उसने बचा रखे थे, लेकिन वो सब उसकी जेब से निकल गए, आम आदमी को भारी नुकसान हुआ। लेकिन क्या आपको आतंकवाद पसंद है? क्या आपको टेररिज्म पसंद है? क्या वो जो वेपन्स खरीदते हैं वो पसंद है? तो लगाम उस पे लगी। आपकी जेब से 2 लाख रुपए कम हुए वो कोई बात नहीं है, लेकिन टेररिज्म जो है उस पे कहीं बहुत ज्यादा जो है वो लगाम लग गई। उनको वेपन्स खरीदने के लिए अब नई करेंसी चाहिए थी। अब नई करेंसी जो है उसको छपने में टाइम लगेगा और लोगों के अंदर ही उसकी पूरी खपत हो जाएगी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा टेररिज्म तक।
तो बहुत हद तक जो है हमने इनडायरेक्टली टेररिज्म को कंट्रोल किया, इससे ब्लैक मनी को कंट्रोल किया। ठीक है, चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के नोट जो थे उसके चलन को बाहर कर दिया। फैसले में 4-1 के बहुमत से बरकरार रखा। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो 4-1, मतलब 4 न्यायाधीश जो थे इसके पक्ष में थे, एक केवल विपक्ष में थे। ठीक है। 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दो नोट 500 के और 1000 के जो है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और 500 के नए नोट आएंगे और 1000 की जगह 2000 के नोट जो है वो चलन में आएंगे। इसके कारण दो थे: जाली नोटों पर अंकुश लगाना, ठीक है, जो कि नकदी के रूप में, काले धन के रूप में जमा है। कई लोगों द्वारा समर्थन इसका किया गया। विभिन्न पहलुओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 58 याचिकाएं जो है वो दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26(2) का पालन नहीं किया गया। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा घोषित कर सकती है कि बैंक नोटों की कोई भी श्रृंखला किसी भी संप्रदाय की कानूनी निविदा नहीं रहेगी। धारा 26(2) के अनुसार सिफारिश आरबीआई से निकली होनी चाहिए। इस मामले में सरकार ने केंद्रीय बैंक को सलाह दी, जिसके बाद उसने यह सिफारिश की थी कि पहले की सरकारों ने संसद द्वारा बनाए गए एक कानून के माध्यम से 1946 और 1978 में मुद्रा का विमुद्रीकरण जो है वो भी किया था। मतलब उस समय भी जो है 1946 और 78 के अंदर भी जो है वो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, लेकिन वो थोड़ा यानी कि लार्ज स्केल पे नहीं था। इस बार जो है इतना हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आरबीआई जो है वो इसके बारे में क्या कहता है, क्या आर्गुमेंट है। उक्त ये जो धारा सेक्शन हम लोग देख रहे हैं इसकी प्रक्रिया में के बारे में बात नहीं करती है। केंद्रीय बोर्ड की बैठक के लिए आरबीआई सामान्य विनिमय 1949 के द्वारा निर्धारित कोरम को पूरा किया गया। हालांकि आरबीआई के साथ फरवरी 2016 में शुरू हुआ था परामर्श, यानी कि एडवाइजरी उनके साथ में कमेटी वगैरह सब कुछ हुई थी, और उसके इस कदम को जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा गया था कि बस उजागर नहीं करेंगे। और दिसंबर 2016 के अंदर जाके डीमोनेटाइजेशन जो है वो किया गया। पिछले नोटबंदी के फैसलों को आरबीआई ने नहीं माना था, लेकिन पहले की सरकारों ने कानून जो है वो बनाया था। लेकिन इस बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ दिसंबर 2016 के अंदर, उसमें आरबीआई से कंसल्ट हुआ, उसके बाद में ही तमाम कार्य जो है वो किए गए। ठीक है। फिर देखिए, केंद्र की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिक के परीक्षण से संतुष्ट थी। इसके साथ में ही उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए साधनों के बीच एक उचित संबंध जो है वो निर्धारित किया गया। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय लेने से पहले 6 महीने से अधिक समय तक केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच एक परामर्श प्रक्रिया चली थी। मतलब पहले से ही कंसल्ट जो है वो आरबीआई के साथ में किया जा रहा था। निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र से आया था। ठीक है। और ऐसा नहीं कि उसने अकेले जो है डिसीजन ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी आरबीआई के साथ में इस चीज को डिस्कस किया गया कि डिमोनेटाइजेशन जब करेंगे तो क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्सेस हैं, तो तब जाकर ये निर्णय जो है वो लिया गया था। ठीक है। तो बेसिकली बैंक नोट अधिनियम, ठीक है, बैंक नोट जो है एक्ट 2017, इसमें मान्यता जो है मान्य किया गया है, जिसने विमुद्रीकृत मुद्रा को रखने और स्थानांतरित करने या प्राप्त करने पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है, और इसको क्या किया है, दंडित भी किया गया है। ठीक है। चलिए, तो ये जो हम लोग देख सकते हैं 4 जो है रेशो 1 के अंदर वर्डिक्ट सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिमोनेटाइजेशन जो है इसका क्या किया है, सपोर्ट किया है। जैसे हम लोग बात करें जस्टिस बीवी नागरत्ना, और ये जो है महिला एक जो है जज हैं। ठीक है। और फिर जस्टिस बीआर गवाई, इन्होंने क्या किया, बेसिकली थोड़ा सा देखिए 4:1 के अंदर वर्डिक्ट आया है, तो 4 जो जज थे वो इसके पक्ष में थे, एक जज जो थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है। तो बेसिकली इसके पक्ष में जो है इसमें निर्णय आया था कि ठीक है, कोई इसमें गलती कुछ भी नहीं थी, अच्छे से इसको देख समझ के फिर जो है डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ठीक है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। इसे विशुद्ध रूप से कानूनी आधार पर गैर कानूनी घोषित किया जाना था, क्योंकि रिकॉर्ड दर्शाता है कि आरबीआई द्वारा स्वतंत्र रूप से दिमाग का कोई उपयोग जो है नहीं किया गया। मतलब बेसिकली कई आर्गुमेंट इसके पीछे थे कि इसमें कोई ज्यादा माइंड गेम जो है नहीं हुआ, बिना सोचे समझे ये काम हुआ है। लेकिन ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से ही खारिज कर दिया और ये कहा कि इससे बहुत ज्यादा जाली नोट, ब्लैक मनी जो है उस पर क्या हुआ है, कंट्रोल स्थापित हुआ है। डिमोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो उसके प्रस्ताव के रूप में धारा 26(2) का उल्लंघन आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से उत्पन्न होना है और विमुद्रीकरण कार्यकारी अधिसूचना के बजाय कानून के माध्यम से किया जाना है। तो बेसिकली क्या है, वायलेशन ऑफ सेक्शन 26, इसकी जो है सब सेक्शन 2, एज द प्रपोजल ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू eminent from the central board of the RBI and the demonetization has
टू बी डन थ्रू लेजिस्लेशन रादर देन थ्रू एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एक नोटिफिकेशन या कानूनी माध्यम से इसको किया जाना है। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, अधिकांश नीतिगत निर्णयों में अनअपेक्षित परिणामों का जोखिम होता है, जिन्हें ऐसे निर्णयों के संभावित लाभों के प्रति सावधानी पूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए। मतलब जब भी कोई निर्णय डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन मेकिंग अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और डिसीजन हमेशा अचानक से लेने ही पड़ते हैं, लेकिन फिर डिसीजन लेते वक्त जो भी उसके प्रॉफिट जो है लॉस है, उसको थोड़ा बैलेंस जो है किया जाना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को जो है सही ठहराया कि ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के कारण टेररिज्म हुआ, ब्लैक मनी हुआ, इस पे काफी हद तक जो है वो कंट्रोल स्थापित किया गया। चलिए, सांसदों, एमएलए जितने भी हैं वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया है, क्योंकि वैसे आप लोगों को पता है लाठी डंडा कुर्सी फुर्सी सब जो है वो फेंक फांक देते हैं। ये क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, एमपी है, एमएलए है। लेकिन क्या इनको वाकई में इतना बोलने का अधिकार है? क्या ये इतने बोलने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या इनको इतना एग्रेसिव होना चाहिए? यहां तक कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ये लोग लताड़ लगाते हैं पूरी जनता के सामने। तो क्या बेसिकली आज इनको इतनी अथॉरिटी मिल चुकी है कि कुछ भी ये बोलने का अधिकार रखते हैं? चलिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोग सुनते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमएलए और एमपी जो हैं उनके सहित मंत्रियों के स्वतंत्र भाषण यानी कि आर्टिकल नंबर 19(2) के अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का कोई कारण जो है वो नहीं है। मतलब उन्होंने मना कर दिया कि कोई हम लोग एडिशनल जो है हमारे पास में बैकग्राउंड नहीं है कि जिससे हम लोग इनके बोलने पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि जनता के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है और ये जनता की बात रखने के लिए पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो मामला बेसिकली किसका है? कौशल किशोर बनाम यूपी राज्य का है, 2016 का। उसमें बुलंदशहर की घटना हुई थी, रेप केस से वो रिलेटेड है। तो उस समय राज्य के तत्कालीन मंत्री जो थे उन्होंने बहुत कुछ जो है वो कहा कि राजनीतिक साजिश है इसके अंदर, बहुत जो है ब्लेम लगाए थे। लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो इतनी जबरदस्त तरीके से लगाया कि उनके जो बोलने का तरीका था उसको भी कई बार जो है उस पर सवालिया निशान उठा था। बचे हुए लोगों ने तब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और अदालत ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या सार्वजनिक अधिकारी के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहां पर प्रतिबंध जो है लगाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो जनता के ही इलेक्ट किए हुए मेंबर हैं और उनका बोलना जो है वो जायज है। तो जबकि नागरिकों को अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार था, मंत्री के द्वारा दिया गया एक बयान जो नागरिकों के अधिकारों के साथ असंगत था, वह अपने आप में कार्रवाई योग्य नहीं हो सकता है। तो वो बयान जो था बेसिकली इस तरीके से था कि रेप को लेकर उन्होंने एक पॉजिटिव जो है वो पक्ष ले लिया था बोलने के अंदर ही। ठीक है, हालांकि अगर इसका परिणाम किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी अपराध की यानी कि त्रुटि कमीशन आदेश होता है तो उपचार की मांग जो है वो की जा सकती है। ठीक है, भाषण भाषण और अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता एक बहुत ही आवश्यक अधिकार है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। और जब हम लोग को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो हम लोग आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, आर्टिकल नंबर 226 जिसके तहत रिट लगाई जाती है, उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि बेसिकली इसमें जितने भी कह सकते हैं हम लोग डिसेंडिंग जजेस जो हैं एग्रीड विद द मेजोरिटी दैट फर्दर रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच वर अननेसेसरी, यानी कि जो अनावश्यक प्रतिबंध थे उससे भी कई जज जो थे वो क्या थे? डिसअपॉइंटेड थे कि अनावश्यक प्रतिबंध जो है नहीं लगाने चाहिए, उनको बोलने का अधिकार है, बोले वो, लेकिन ध्यान रखें कि शब्दों का ठीक प्रकार से चयन करें। यदि किसी मंत्री द्वारा दिया गया बयान अपमानजनक है तो सरकार को कानूनी रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अगर अपमानजनक वो दे रहा है तो उस समय लायबिलिटी किसकी है? वो गवर्नमेंट की है। जैसे संविधान की हम लोग अगर बात करें तो फर्टर्निटी जो है वहां पर एक वर्ड यूज किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं बंधुत्व, प्रियम्बल के अंदर। तो प्रियम्बल जो है ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी सार्वजनिक अधिकारियों सहित जितने भी नागरिक हैं, अनुचित भाषण से व्यक्तियों की गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो बंधुत्व में हम कभी भी जो है किसी दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों से आहत जो है वो नहीं करें। कंक्लूजन की बात करते हैं तो अभद्र भाषा समाज की मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है। हालांकि उन मुद्दों को हल करने के लिए आम कानूनों की जो है जरूरत पड़ती है, विचार विमर्श होना उस पर जरूरी है। ठीक है, तो जब भी ऐसे शब्दों का यूज किया जाए तो उस समय याद रखा जाए कि अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करें। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की।
टोटल 50 वर्ष जो है इसके हो चुके हैं 1972 से लगाकर, और अब 2022 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसके कितने हो चुके हैं, पूरे के पूरे 50 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और 1972 में आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी 1972 के अंदर ही बनाया था। स्टॉकहोम प्लस 50 साल इसमें जुड़ चुके हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट है, सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह है, यानी कि एक प्लेनेट ऐसा जो है उसको निर्मित कर दिया जाए जहां पर सभी लोग समृद्ध हों, सुखी हों, और प्रत्येक जीव जो है यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जो है प्रॉब्लम के अंदर वो ना आए, और बेसिकली रिलेटेड है किसके साथ में, एनवायरनमेंट के सामने साथ में। अगर हमने एनवायरनमेंट को बैलेंस रखा है तो उस पर जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी ठीक रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो मानव परिणाम पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट जो है वो इसमें प्रस्तुत की गई, क्योंकि स्टॉकहोम जो सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ था 1972 में, अब उसको 50 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, यह ग्रहीय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर पहला वैश्विक अभिसरण था। दिस वाज फर्स्ट ग्लोबल कन्वर्सेशन ऑन प्लेनेटरी एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबल कन्वर्जेंस पर पहला जो है ये सम्मेलन था 1972 के अंदर, और उसी की बेसिस पर आज 2022 के अंदर इसको कितना हो गया है, 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। इसे स्वीडिश इनिशिएटिव जो है वो कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन का विचार सबसे पहले स्वीडन के द्वारा ही प्रस्तावित जो है किया गया था, और स्वीडन की कैपिटल बेसिकली स्टॉकहोम ही है। ठीक है, 1972 में इसका विषय क्या था, ओनली वन अर्थ। ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन क्या है, विकास, गरीबी और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध बनाने के लिए। ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, एक डेवलपमेंट होता है, पॉवर्टी होती है, और एनवायरमेंट होता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ऑफ द कॉन्फ्रेंस, देश एक दूसरे के पर्यावरण या राष्ट्र अधिकार क्षेत्र से परे परे के क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाने पर सहमत जो है हुए। पृथ्वी के पर्यावरण के लिए खतरे का अध्ययन करने के लिए कार्य जो है वो योजना बनाई गई, निर्मित की गई। देशों के बीच सहयोग लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इंदिरा गांधी ने भी काफी सपोर्ट जो है इसको किया है कि वन कैन नॉट बी ट्रूली ह्यूमन एंड सिविलाइज्ड अनलेस वन लुक्स अपॉन नॉट ओनली ऑल फेलो मैन बट ऑल क्रिएशन विद द आईज ऑफ ए फ्रेंड। ठीक है, तो बेसिकली वो अर्थ क्रिएशन के बारे में बात करती हैं, और इंदिरा गांधी ने स्टॉकहोम के अंदर जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में, इसको काफी हद तक सपोर्ट भी किया था। ठीक है, सिग्निफिकेंस हम लोग इसका देख लेते हैं कि क्या इसकी वास्तव में महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस क्या है। तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने पहली बार पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक एजेंडे पर रखा था, सब पूरे विश्व के सामने रखा। और आज जाकर आप लोग देखते हैं कि हर कोई जब सम्मेलन होता है तो वहां पर एनवायरनमेंट की बात होती ही होती है। चाहे हम लोग G20 की बात करें, चाहे हम लोग G7 की बात करें, तमाम जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके अंदर हमेशा एनवायरनमेंट को लेकर डिस्कशन होता ही होता है। एक ना एक एजेंडा जो है वो वहां पर निर्धारित होता है। आज 176 से अधिक देशों में पर्यावरण ढांचा कानून है। 150 देशों ने अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण या स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को प्रतिस्थापित जो है वो किया है। 164 देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार कैबिनेट स्तर के निकाय जो है वो बनाए हैं। ठीक है, 1972 के बाद पर्यावरण जो है सुर्खियां बटोरने लगा और जन चेतना बढ़ने लगी। पर्यावरण संकट पर आज के कई सम्मेलन जो है वो स्टॉकहोम के बाद में ही क्या हुए हैं, एस्टेब्लिश हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस इसके सामने हैं, जैसे पृथ्वी का तापमान अब भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, समंदर जो है इनके लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसके कारण पूरा का पूरा कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें स्वस्थ पर्यावरण के लिए स्थायी उपायों को अपनाने के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है। मतलब अगर आप पहले खाएंगे कि पहले जिएंगे, बोलिए। अब आप लोग सोचेंगे सर पहले जिएंगे, नहीं जीना नहीं है, पहले खाना है, खाएंगे तो जिएंगे। तो पहले खाएंगे या फिर पहले सांस लेंगे, चाहे थोड़ी सी एयर पोल्यूशन क्यों ना हो, लेकिन पहले पेट में अगर खाना जाएगा तो ठीक रहेगा, है ना, तभी तो सांस ले पाएंगे। तो यहां पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि गरीबी जो है जब तक मिटेगी नहीं तब तक वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो पहले गरीबी जो है, पॉवर्टी, इसको रिमूव कर दो, और फिर उसके बाद में वो पर्यावरण के बारे में सोचने लग जाएगा। आपका पेट भर दिया जाएगा तभी तो आप किसी दूसरी चीज के बारे में सोचोगे। अगर आपके पेट में कुछ भी नहीं रहेगा तो पहले आप ये सोचेंगे कि पेट कैसे भरा जाए, बाकी काम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख लद्दाख के लिए एक हाई कमेटी जो है वो गठित की गई है। देखते हैं क्या हुआ है इसके अंदर।
सिक्स्थ शेड्यूल जो है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आप लोग जो सिक्स्थ शेड्यूल इसके अंदर देख रहे हैं इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये इसके अंदर शामिल है और लद्दाख को शामिल करने की बात की जा रही है। कमेटी की इसके अंदर क्या है, एक जरूरत है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन जो है वो किया गया है। लद्दाख में 6वें के तहत शामिल करने की मांग जो है, यानी कि सिक्स शेड्यूल जो है इसके तहत मांग करने की धीरे धीरे जो है बढ़ रही है। लद्दाख में नागरिक समाज समूह जो है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के बाद तत्कालीन राज्य की विशेष स्थिति के बाद पिछले 3 वर्षों से भूमि, रिसोर्सेज, संसाधन, रोजगार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ठीक है, केवल 370 हटने से ही जो है वो पूरा काम नहीं होगा, वहां पर डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। समिति भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेगी। लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, समावेशी विकास के लिए रणनीतियों और लेह और कारगिल के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से जनजातीय आबादी की स्वायत्तता की रक्षा करती है। बेसिकली देखिए मांग क्या है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा आएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा आ चुका है। तो बेसिकली ये क्या है कि इन्हीं के अंदर लद्दाख को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये जो आप लोग राज्य देख रहे हैं इसमें स्पेशल जो है वो एक प्रोविजंस बनाए जाते हैं ताकि इन क्षेत्रों के अंदर विकास हो सके। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, एनसीएसटी है, उसने सिफारिश की है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, 90% से अधिक आबादी जो है आदिवासी है लद्दाख की। लद्दाख में प्राथमिक जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जैसे बतली बेदा है, बॉट है, बोटो जिसको हम लोग कहते हैं, बोक्रोपो, ये जो है आप लोग नाम थोड़ा सा याद कर लेना। चांगपा है, गर्रा है, मौन है, पुरीगपा है, ये जो है वहां की क्या है, जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि ये ट्राइबल्स बेसिकली है कहाँ की। लद्दाख क्षेत्र में ड्रोकपा, बल्ती, चांगपा जैसे समुदाय द्वारा कई विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत है जिन्हें संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं, ट्राइबल एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, तो जो है शेड्यूल के अंदर शामिल कर दो। और जैसे सिक्स शेड्यूल में शामिल होगा तो वहां पर जो उपराज्यपाल है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हेड है वो क्या करते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल अधिकारियों की अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं। जैसे हम लोग असम की बात करें, अब असम के अंदर तो राज्यपाल है, गवर्नर है, तो गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी ट्राइबल एरियाज हैं जो कि छठी अनुसूची में शामिल, सिक्स शेड्यूल के अंदर शामिल स्टेट हैं, वहां पर एक स्पेशल प्रोविजन जो है वो गवर्नर के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, चलिए, व्हाट इज गवर्नमेंट स्टैंड, सरकार का क्या इसमें पक्ष है। लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 45% जो है वो कर दिया है। मतलब वहां के जो है यूनियन टेरिटरी के लिए तो जो जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं, उनका रिजर्वेशन 45% कर दिया है, क्योंकि वहां पर जो उनका रेशियो है वो लगभग 90% है। ठीक है, और इससे होगा क्या कि वहां पर जनजातियों को विकास करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो लद्दाख को हम लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा है। ठीक है, लद्दाख, कारगिल, तो दो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह है और कारगिल है लद्दाख के अंदर। और पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा ये रहता है, इसको हम लोग जो है बल्टिस्तान कहते हैं। ठीक है, और आप लोग देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा के अंदर कुल 500 जो है 52 सीट है, उनमें से 545 सीट ही जो है भरी जाती है। अब ये जो बाकी बची हुई सीट है 7 सीट, वो बेसिकली इसी पीओके वाले रीजन के लिए यहाँ पर क्या की गई है, ऑक्यूपाइड की गई है। ठीक है, चलिए, आप लोग इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। लेक्चर का नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। चलिए, स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है। सेशन को एक बार जरूर शेयर कीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी ग्लोस को। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए यूं ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।